सो स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोगों ने प्रीवियस स्लाइड्स में दी गई इंफॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ लिया होगा और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आज के दिन जो टॉपिक्स पूछे जाने वाले हैं उसकी तैयारी आप ढंग से करके आ चुके होंगे। तो आपका समय ना वेस्ट करते हुए टेस्ट की शुरुआत करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो गाइस बताइए, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में पूछे आ रहा है कि अगर कोई मेंबर है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, राइट, तो उसको किस कंडीशन पे डिस्क्वालीफाई किया जाता है। मैंने आपको एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ने के लिए कहा था। जिन बच्चों ने लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी से एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ा होगा तो उनको इसका आंसर मिल चुका होगा। तो देखो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो बताइए जल्दी फटाफट, कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। पहले स्टेटमेंट में लिखा है कि अगर कोई इंडिविजुअल, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर अपनी खुद की इच्छा से वॉलंटरी बेसिस पर पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप त्याग देता है तो क्या उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। दूसरी कंडीशन, अगर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर अपने पॉलिटिकल पार्टी के डायरेक्शन के अगेंस्ट वोट डालता है तो क्या उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो देखो गाइस, ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। डिस्क्वालिफिकेशन के लिए ये दोनों ही स्टेटमेंट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बोथ 1 और 2 दोनों ही इसके करेक्ट आंसर है। अब अगेन एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो देखिए गाइस, यहां पर पूछा जा रहा है कि फाइनल डिसीजन एंटी डिफेक्शन लॉ का डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है। फाइनल डिसीजन किसका होता है एंटी डिफेक्शन लॉ में डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। जल्दी से बताइए, अगर कोई भी प्रश्न उठते हैं डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर, राइट, डिफेक्शन के पर्पज से, एंटी डिफेक्शन लॉ से, तो फाइनल डिसीजन किसके द्वारा लिया जाता है। तो जिन बच्चों ने ये बोथ 1 और 2 लिखा होगा गाइस, तो उन्होंने हड़बड़ी कर दी है बहुत ज्यादा, क्योंकि उन्होंने इस सिंपल सी चीज पे ध्यान नहीं दिया है। राज्यसभा के अंदर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है दैट इज कॉल्ड चेयरमैन, और लोकसभा के अंदर प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज कॉल्ड स्पीकर। तो ये बेसिक चीज अगर जिसको पता होगी तो ऑब्वियस ही बात है कि उसका ये वाला दोनों ही जो है उसके गलत होंगे। दोनों गलत है तो 3 ऑप्शन होने के चांस ही नहीं बैठता, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 4, कोई नहीं, नन इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आपके एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाएंगे जहां पर, क्योंकि एग्जामिनेशन में प्रेशर होता है, बच्चे हड़बड़ी कर जाते हैं, तो ध्यान से पढ़ो ऑप्शन को भी कि ऑप्शन क्या कह रहा है, हड़बड़ी मत करो बस, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपकी वाली प्रैक्टिस करने के लिए भी इस प्रकार का क्वेश्चन एक डाला है। अब नेक्स्ट आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा है वो अगेन एंटी डिफेक्शन लॉ का आ रहा है, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। इसलिए आज मैंने 3 क्वेश्चन आपको एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड रखे हैं आपके लिए। तो बताइए, एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर एग्जेम्पशन किन किन चीजों को दिया गया है। तो देखो गाइस, पहले स्टेटमेंट में लिखा है कि अगर कोई मेंबर, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर मर्ज होती है, यानी कि 2 पॉलिटिकल पार्टी या उससे ज्यादा कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर एक साथ मिलती है, गठबंधन करती है, तो उस समय अगर कोई मेंबर पॉलिटिकल पार्टी से हट जाता है तो क्या वो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है कि नहीं किया जाता है। कि क्वेश्चन में एग्जेम्पशन की बात की जा रही है, तो क्या यहां पर उसको छूट दी जाती है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरे पॉइंट, अगर कोई मेंबर जो है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर इलेक्ट होता है तो उस समय वो अपनी पार्टी से मेंबरशिप को गिव अप करता है, तो उस कंडीशन में भी क्या एग्जेम्पशन दिया जाता है कि नहीं। तो फटाफट बताइए इन दोनों का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखो, जिन बच्चों ने सेकंड लिखा है उनका भी करेक्ट हो सकता है, जिन बच्चों ने 1, 2 लिखा है उसका भी करेक्ट हो सकता है। अब ऐसा क्यों, तो मैं आप लोग को बता दूंगा। ऐसे क्वेश्चन कई बार विवाद वाले हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिसपे आपने कई बार एग्जाम मतलब आंसर शीट जब निकलती है तो उसमें आपने देखा होगा कि जो कई सारे क्वेश्चंस में 2 ऑप्शंस जो होते हैं वो करेक्ट लिखे रहते हैं आपके लिए, है ना। तो उनमें का ही एक कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है। बट यहां पर देखिए क्या होता है, मैं आपसे कहूंगा कि आप जो है इसमें सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो टिक कीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग और ये वाला जो ऑप्शन है वो ज्यादा बेटर है, ठीक है, एज कंपेयर टू दिस। अगर आप इसको भी चूज करते हो, अगर इसमें यहां पर 10th शेड्यूल नहीं लिखा है या फिर यहां पर 91st अमेंडमेंट एक्ट नहीं लिखा है, तब आप जो है वो क्वाइट पॉसिबल ये दोनों को चूज कर सकते हो। बट अगर 10th शेड्यूल लिखा है तो 10th शेड्यूल में इसका करेक्ट आंसर होगा 1 और 2, और 91st अमेंडमेंट एक्ट लिखा है तो इसमें इसका आंसर होगा ओनली 2, राइट। क्योंकि देखो 91st अमेंडमेंट एक्ट में हम लोग को जो देखने को मिला था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, कि इस वाली कंडीशन को हटा दिया गया था, इस वाले एग्जेम्पशन को बाहर कर दिया गया था, मर्जर वाले, है ना। तो अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा, चीजों को देखी होगी, तो इसका आंसर आपको मिल चुका होगा। बट अगर जनरली आपसे पूछा जाए तो आप इन दोनों में से किसी एक को टिक कर सकते हो। बट हाँ, एट प्रेजेंट की अगर हम लोग सिविल सर्विसेज की चीजें देखें तो वो अपडेटेड चीज जो है वो ज्यादा पूछती है, और वो डिमांड भी यही करती है कि बच्चा कितना अपडेटेड है। तो इसके लिए सेकंड जो ऑप्शन होगा, यानी कि ये वाला जो सेकंड वाला करेक्ट जो होगा, उस पर आप थोड़ा सा ज्यादा मार्क कीजिएगा अगर इस प्रकार के कोई क्वेश्चन आ जाते तो, ठीक है। मैंने जानबूझकर ऐसा क्वेश्चन आपको दिया है क्योंकि इस प्रकार की चीजें भी अक्सर एग्जामिनेशन में होती है, जिसकी तैयारी आप लोग को अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 3 स्टेटमेंट आपके सामने है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर आपको टॉपिक दिया गया था पढ़ने के लिए, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो क्या नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के अंदर इंडियन सिटीजन्स को रजिस्टर कराना वॉलंटरी होता है? क्या अपनी इच्छा से ये रजिस्टर करा सकते हैं सिटीजन, यानी उनके लिए वॉलंटरी होती है क्या ये एक्सरसाइज? दूसरी बात, जो मेन पर्पस है एनपीआर का, क्या वो इलीगल माइग्रेशन को कर्ब करने का है? जल्दी से बताइए,
इसके अलावा जो पहला फेज जो एनपीआर का हम लोग को देखने को मिलने वाला है वो 2021 में क्या मिलने वाला है, और क्या उस समय पूरे इंडिया को कवर किया जाएगा एनपीआर के लिए, जल्दी से बताइए फटाक से। तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 ओनली होगा। क्यों 2 ओनली होगा? पहली बात तो सभी सिटीजन के लिए मैंडेटरी होता है, कंपलसरी होता है अपने डेटा को प्रोवाइड कराना, अपने डेटा को शेयर करना एनपीआर के लिए। दूसरी चीज ये बिल्कुल करेक्ट है, इलीगल माइग्रेशन को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए एनपीआर हम लोग को देखने को मिलता है। तीसरी बात हम लोग को जो देखने को मिलती है, ये बात सही है कि 2021 में इसका फर्स्ट फेज हम लोग को देखने को मिल रहा है, बट ये पूरे इंडिया के लिए नहीं होगा। आसाम को यहां से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है क्योंकि आसाम में ऑलरेडी ये प्रैक्टिस एनपीआर की हो चुकी है, और उसको लेकर आप जानते हैं कितना विवाद भी हम लोग को देखने को मिला है। तो इस प्रकार की भी अपडेटेड चीज आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने करंट अफेयर से लिंक करते हुए इस टॉपिक को आपको यहां पर पेश किया है आपके लिए। ठीक है, अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 ओनली है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, अगेन एनपीआर से रिलेटेड क्वेश्चन है। बताइए एनपीआर किन किन लेवल पर प्रिपेयर किया जाता है? इन पांचों में से बताइए किन किन लेवल पर प्रिपेयर किया जाता है, फटाफट बताइए इसका आंसर जल्दी से। तो देखो गाइस, ये सभी लेवल पर प्रिपेयर किया जाता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेशनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ये सभी लेवल पर प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, एनपीआर, तो ये चीज भी आप लोग को पता होनी चाहिए। ठीक है, अब एनएचआरसी की बात हो रही है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात हो रही है। मैंने आप लोग को जो है वो टॉपिक दिया था 2019 के प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पढ़ने के लिए कहा था। तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट में सबसे बड़ी चीज हम लोग को जो है वो एनएचआरसी में चेंजेस देखने को मिले। जो अभी अमेंडमेंट हुआ है ना 2019 में, उसमें चेंजेस एनएचआरसी में किए गए, तो इसलिए आप लोग का काम था एनएचआरसी को डिटेल में पढ़ना, और जो अमेंडमेंट किए गए हैं उसी से रिलेटेड मैंने यहां पर क्वेश्चन भी रखा है उसी के लिए, राइट, करंट अफेयर से थोड़ा लिंक करते हुए। और ये अमेंडमेंट डायरेक्ट मैंने पूछा भी था आपसे कि इसके बारे में आप पढ़िएगा थोड़ा अच्छे से। तो देखो इसके जो चेयरमैन होते हैं एनएचआरसी के, ये कौन कौन चेयरमैन इसके हम लोग को देखने को मिलते हैं? तो क्या ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं हमारे, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हम लोग को देखने को मिलते हैं? जल्दी से बताइए। इसके अलावा इसके अंदर 3 मेंबर्स होते हैं क्या एनएचआरसी में, जिनको एमिनेंट नॉलेज होता है, यानी कि जिनको भरपूर नॉलेज होता है ह्यूमन राइट की फील्ड का, राइट, और इसमें 3 मेंबर्स में से एक जो है वो महिला होनी चाहिए। तो बताइए फटाक से क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? तो इसका करेक्ट आंसर 2 होगा। अभी जो अमेंडमेंट किया गया है उसमें पहले 2 मेंबर्स हुआ करते थे, अब 3 मेंबर्स कर दिया गया है, और उसमें एक महिला को रखना मैंडेटरी किया गया है अमेंडमेंट के अंदर। दूसरी बात, यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज भी हम लोग को यहां पर एज अ चेयरमैन के तौर पर देखने को मिलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नहीं देखने को मिलते। ठीक है, तो ये वाली चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा है, अगेन एनएचआरसी के बारे में पूछा जा रहा है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की बात की गई है एनएचआरसी में, और अमेंडमेंट में इसी पर भी चेंजेस लाए गए हैं। तो बताइए इन 7 में से कौन से एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है एनएचआरसी के? जल्दी से बताइए, फटाफट देखिए, जल्दी पढ़िए, जल्दी क्या क्या लिखा हुआ है कि क्या शेड्यूल कास्ट के जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है उसके चेयरमैन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है उसके चेयरमैन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज उसके चेयरमैन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन उसके चेयरमैन, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स उसके चेयरमैन। तो ये 6 हम लोग को नेशनल कमीशन देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा चीफ कमिश्नर ऑफ द ऑफिस ऑफ चीफ कमिश्नर ऑफ द ऑफिस ऑफ चीफ कमिश्नर फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी के चीफ कमिश्नर की यहां पर बात की जा रही है। ठीक है, इसमें मेरे ख्याल से 2 बार जो है वो यहां पर मेंशन हो गया ये वाली चीज। तो जल्दी से बताइए फटाक से। तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 7 के 7 ही जो है वो इसके करेक्ट आंसर है। 7 के 7 ही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हम लोग को देखने को मिलते हैं एनएचआरसी के, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, राइट। अब नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन आपके सामने है, टेन्योर में भी चेंजेस लाए गए हैं एनएचआरसी के अंदर। जल्दी से बताइए, ये तो तुरंत रेडी हुई चीज है, कॉमन चीज है, इसको तो सबसे पहले पढ़ना था आपको। अगर अमेंडमेंट आप पढ़ रहे हो 2019 का प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, तो आपको ये वाली चीज तो बेसिक है बिल्कुल, ये तो पढ़नी चाहिए। और मुझे पता है कि जिन बच्चों ने तैयारी करी होगी, पढ़ के आए होंगे, उनका ये करेक्ट आंसर जो है वो हो गया होगा। उन्होंने 5 साल पे मार्क नहीं किया होगा, क्योंकि 5 साल से चेंज करके उसको 3 इयर्स कर दिया गया। राइट नाउ द टेन्योर फॉर द ऑफिशियल ऑफ एनएचआरसी इज 3 इयर्स, राइट। तो 3 इयर्स इसका करेक्ट आंसर है। अब देखो, मैंने आपको इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट के बारे में पढ़ने के लिए कहा था, बट यहां पर मैंने आपसे कुछ और पूछ लिया। यहां पर मैंने कानून के बारे में नहीं पूछा, मैंने आपसे यह पूछ लिया कि जो रिवर्स जो है, कौन सी रिवर्स जो है वहां पर जो डिस्प्यूट जो चल रहा है वो अलग अलग स्टेट्स में, तो वो किन स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। तो इस प्रकार की भी तैयारी आपको करनी चाहिए। अगर एक टॉपिक दिया गया तो उस टॉपिक में थोड़ा सा ऐसे घुसो आप, उसके अलावा और भी जो एट प्रेजेंट जो डिस्प्यूट चल रहा है उसके बारे में भी आपको पढ़ना था, राइट। तो बताइए फटाक से कि इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा। क्या कावेरी नदी का डिस्प्यूट केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में देखने को मिल रहा है? बहुत ध्यान से हर एक स्टेट को देखिएगा। इसके अलावा नर्मदा की बात की जा रही है, नर्मदा का डिस्प्यूट मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान के बीच में चल रहा है। महादाई रिवर गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक के बीच में चल रहा है क्या? या फिर गोदावरी नदी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश
और ओडिशा के बीच में क्या चल रहा है, जल्दी से बताइए। ये वाले टॉपिक्स पूरे मैंने करंट अफेयर्स में प्रिपेयर करवा के रखे हुए आप लोगों को। अगर आप मेरे डेली करंट अफेयर्स फॉलो करते होंगे तो थोड़े बहुत आंसर इसके आपको मिल चुके होंगे, राइट, यानी कि ये वाले क्वेश्चन के। और बाकी तो मैं करवाता ही रहता हूं आपको हर बार। एनएचआरसी के बारे में भी डिटेल में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, स्पेसिफिकली मैंने आपको जो है वो प्रोवाइड किया है, पूरी पूरी डिटेल्स प्रोवाइड करी है एनएचआरसी के बारे में भी। जल्दी से बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर है चारों के चारों ही इसके करेक्ट आंसर है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं की है, ठीक है। तो ये रिवर्स के नाम है और ये स्टेट्स के नाम है जिनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है इन रिवर को लेकर, राइट। अब आपके सामने 10वां क्वेश्चन है, बताइए जल्दी। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 क्या ये जो है वो स्टेट्स को पावर देता है कि वो रिजर्वेशन के प्रोविजंस जो है वो लेकर आए किसी भी बैकवर्ड क्लास के फेवर में या फिर उनके अपॉइंटमेंट के लिए। तो ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही है। तो फंडामेंटल राइट्स आपने पढ़े होंगे तो इसके बारे में आपको एक आइडिया लग चुका होगा। और क्या जॉब रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट के अंदर आता है? तो ये देखो ये करंट अफेयर से लिंक करके मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने रखा है। अभी रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जॉब रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होगा, पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 16(4) में यही चीज लिखी गई है जो यहां पर आपके सामने पेश की गई है। तो द करेक्ट आंसर इज ओनली वन इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो ये थे गाइस हमारे 10 क्वेश्चंस और मैंने आपको अभी जितने भी 10 क्वेश्चंस पूछे हैं तो उसका स्कोर फटाक से नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दिए कि आपने 10 में से कितना स्कोर किया, कितने आपके क्वेश्चंस जो है वो सही हुए हैं। और इस लेक्चर को जरूर शेयर कर दीजिएगा और लाइक जो है वो जरूर हिट कर दीजिएगा, लाइक के बटन, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो और ज्यादातर लोगों तक जो है वो ये वीडियोस पहुंचता जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब कल की तैयारी अच्छे से करके आइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।